नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर को लेकर है और अभी मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर में कुछ मेजर कंपटीशन हमको देखने को मिलने वाली है। अभी तक मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर में बस 4.5 जनरेशन फाइटर ही पार्टिसिपेट कर रहे थे, जिसमें अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से डायरेक्टली 114 रफाल को खरीदने का प्लान किया जा रहा है। लेकिन अभी मिली कुछ रिपोर्ट के मुताबिक रशिया की तरफ से अभी एग्रेसिवली भारत को अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट यानी Su-57E को ऑफर किया जा रहा है, जिसमें रशिया की तरफ से रफाल के मुकाबले ज़्यादा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, फुल सोर्स कोड एक्सेस और सभी इंडियन वेपन सिस्टम इंटीग्रेशन का फुल फ्रीडम दिया जा रहा है। पहले रशिया की तरफ से Su-57E की 2 से 3 स्क्वाड्रन को ही भारत को ऑफर किया जा रहा था, लेकिन अभी रशिया की तरफ से इंडियन एयरफोर्स को Su-57 की 7 से 8 स्क्वाड्रन को ऑफर किया जा रहा है, जिसमें 126 से लेकर 144 एयरक्राफ्ट शामिल हो सकते हैं। और अगर ये डील फाइनल हो जाता है तो Su-57 रफाल को रिप्लेस कर सकता है। रशिया के स्टेट ओन्ड कंपनी यूएससी और रोस्टेक कॉर्पोरेशन का कहना है कि Su-57 हर मामले में रफाल से बेहतर होने वाला है, चाहे स्टेल्थ हो, रडार हो या वेपन सिस्टम हो। सभी सेगमेंट में Su-57 रफाल को अच्छे मार्जिन के साथ पीछे छोड़ने वाला है। साथ ही यह रफाल से आधे से भी ज्यादा कम कीमत पर मिलने वाला है, जिस वजह से भारत के लिए बजट फ्रेंडली होने वाला है। हालांकि डसॉल्ट एविएशन की तरफ से भी रफाल के नए F4 वेरिएंट को भारत को ऑफर किया जा रहा है, जिसमें RCS रिडक्शन और सेंसर फ्यूजन को इम्प्रूव किया गया है। लेकिन फ्रांस भारत के साथ रफाल की सोर्स कोड को शेयर नहीं कर रहा है, जिससे भारत को किसी भी तरह की वेपन को इंटीग्रेट करने पर अलग से पेमेंट करने की जरूरत पड़ने वाली है और ऊपर से इसके लिए फ्रांस के ऊपर डिपेंड करने की जरूरत पड़ने वाली है। इसके अलावा फ्रांस की तरफ से भारत को इंडियन ओरिजिन वेपन को भी रफाल में इंटीग्रेट करने का फ्रीडम नहीं दिया जा रहा है। इसके मुकाबले रशिया फुल सोर्स कोड एक्सेस और सीमलेस कस्टमाइजेशन को ऑफर दे रहा है, जो भारत को सेल्फ रिलायंट बनाने में मदद करने वाला है। और साथ ही Su-57 के साथ जिरकॉन जैसे हाइपरसोनिक मिसाइल और R-37 जैसे अल्ट्रा लॉन्ग रेंज VBR मिसाइल को भी भारत को ऑफर किया जा रहा है, जो कि चाइना और पाकिस्तान दोनों के खिलाफ VBR एज को मेंटेन करने में हमारे एयरक्राफ्ट को मदद करने वाला है। और इसके अलावा अगर Su-57E को भारत में बनाया जाता है तो इसमें 80% के आसपास इंडियन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाने वाला है, जबकि डसॉल्ट की तरफ से रफाल के साथ बस 60% के आसपास इंडिजिनस टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करने का ऑफर दिया जा रहा है। और अभी के हालात में अगर हेड टू हेड दोनों एयरक्राफ्ट को कंपेयर किया जाएगा और दोनों की ऑफर को भी कंपेयर किया जाएगा तो हर मामले में Su-57 रफाल से बेहतर होने वाला है। लेकिन बेवकूफ़ी करना हमारी आदत है और इस बात भी साथ हम कुछ वैसा ही करने वाले हैं। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को लेकर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी रशिया के IL-76 MD-98 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को अपने पुराने IL-76 फ्लीट का रिप्लेसमेंट बनाने के प्रपोजल से इनकार किया जा रहा है। रशिया की तरफ से इंडियन एयरफोर्स के IL-76 की रिप्लेसमेंट के लिए अपनी IL-76 MD की मॉडर्न वेरिएंट को ऑफर किया गया था, जिसमें एडवांस इंजन, ग्लास कॉकपिट और ज़्यादा पेलोड कैपेसिटी होने वाला है। लेकिन इंडियन एयरफोर्स को इस एयरक्राफ्ट के अवेलेबिलिटी रेट या सर्विस अवेलेबिलिटी रेट पर डाउट हो रहा है, क्योंकि प्रीवियसली जो IL-76 एयरक्राफ्ट हम ऑपरेट कर रहे थे, ये कंसिस्टेंटली 75% अप टाइम को प्रोवाइड नहीं कर पा रहे थे, जो कि इंडियन एयरफोर्स का बेसिक रिक्वायरमेंट था। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स की IL-76 फ्लीट की सर्विस अवेलेबिलिटी रेट सिर्फ 40 से 50% के आसपास ही पाया जाता है, जो इंडियन एयरफोर्स के ऑपरेशनल मिशन के लिए काफी बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। इंडियन एयरफोर्स के पास अभी तक 17 के आसपास IL-76 एयरक्राफ्ट मौजूद हैं, जो 1980s के दौरान सोवियत यूनियन से खरीदे गए थे। ये एयरक्राफ्ट हेवी लिफ्ट ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें हाई एल्टीट्यूड एरिया में इक्विपमेंट, आर्टिलरी, टैंक्स और ट्रूप्स को ले जाने का काम किया जाता है। लेकिन 40 साल से ज़्यादा समय तक सर्विस में काम करने के बाद अभी इनकी मेंटेनेंस को लेकर हमें काफ़ी चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। स्पेयर पार्ट की कमी और वेस्टर्न सैंक्शन की वजह से भी इनकी परफॉर्मेंस काफ़ी गिरता जा रहा है। इसी वजह से 2035 से पहले इनको रिटायर करने का प्लान किया जा रहा है और इसी के लिए इंडियन एयरफोर्स की तरफ से नए ऑप्शन की तलाश किया जा रहा है। इसको लेकर रशिया की तरफ से एक प्रपोजल दिया गया था, जिसमें रशिया की तरफ से $3 से $4 बिलियन का पैकेज ऑफर किया गया था, जिसमें 12
12 से 16 के आसपास एयरक्राफ्ट को एचएएल के साथ मिलकर लोकली असेंबल करने का प्लान किया गया था, लेकिन इंडियन एयरफोर्स को अभी एयरक्राफ्ट की सप्लाई चेन और मेंटेनेंस प्रॉब्लम पर डाउट हो रहा है। इसीलिए अभी एयरबस की A400M एटलस जैसे वेस्टर्न प्लेटफॉर्म को प्रेफर किया जा रहा है। ये एयरक्राफ्ट भले ही IL-76 की पेलोड कैपेसिटी को मैच नहीं कर सकते, लेकिन ओवरऑल ये ज्यादा रिलायबल है, फ्यूल एफिशिएंट है और हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशन करने के लिए भी सक्षम है। साथ ही इसमें एरियल रिफ्यूलिंग जैसे एडवांस फीचर भी शामिल होने वाले हैं, जो IL-76 MD-90A में मौजूद नहीं होने वाला। अगला अपडेट इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के नए मिसाइल प्रोजेक्ट को लेकर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों अभी साथ मिलकर एक एडवांस एयर टू सरफेस मिसाइल को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, जो खास करके हाई अल्टीट्यूड लॉन्ग एंडोरेंस यानी हेल क्लास की, मीडियम अल्टीट्यूड लॉन्ग एंडोरेंस यानी मेल क्लास की और अनमेन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल यानी UCAV के लिए डिजाइन किया जा रहा है। ये मिसाइल आत्मनिर्भर भारत विजन के ध्यान में रखते हुए लोकली बनाया जाने वाला है, ताकि हमारे UAV प्लेटफॉर्म को हाई वैल्यू टारगेट पर स्ट्राइक करने के लिए एक डेडली और लाइटवेट वेपन को प्रोवाइड किया जा सकेगा। इस मिसाइल का वेट करीब 10 kg से लेकर 15 kg तक ही सीमित होने वाला है, जिसमें 1 से 2 kg तक का पावरफुल वॉरहेड मौजूद होने वाला है। इसकी लंबाई लगभग 1.5 मीटर से लेकर 2 मीटर के आसपास होने वाली है और इसको हेरॉन मार्क 2 या तापस जैसे ड्रोन में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये मिसाइल हेवीली आर्मर्ड बंकर, रडार स्टेशन, ट्रूप कंसंट्रेशन, एमुनेशन डंप, गन पोजीशन, लॉजिस्टिक हब या फिर किसी भी तरह के कम्युनिकेशन नोड को डिस्ट्रॉय करने के लिए सक्षम होने वाला है। इसका पेनिट्रेशन कैपेसिटी 700 mm तक होने वाला है, जो ग्लोबल स्टैंडर्ड जैसे कि स्पाइक ER एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के बराबर होने वाला है। इस मिसाइल में मल्टीपर्पज टैंडेम वॉरहेड और काइनेटिक हार्ड नोज पेनिट्रेटर जैसे वॉरहेड ऑप्शन भी मौजूद होने वाला है, जिससे हार्ड बंकर को तोड़ने से लेकर सॉफ्ट टारगेट को डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी मौजूद होने वाली है। इसकी बैलिस्टिक रेंज 12 किलोमीटर तक होने वाला है, लेकिन रेंज एक्सटेंशन किट अगर इसमें ऐड किया जाएगा तो ये 20 किलोमीटर के आसपास स्ट्राइक करने में सक्षम हो सकता है। इसकी टारगेटिंग एक्यूरेसी भी कमाल की होने वाली है, जो कि स्टैटिक टारगेट के लिए 0.5 मीटर के आसपास और मूविंग टारगेट के लिए 1 मीटर के अंदर ही रहने वाली। इसमें INS और GPS जैसे गाइडेंस सिस्टम के साथ साथ सेस्म चिप भी मौजूद होने वाला है, जो कि GPS जैमिंग को रजिस्ट कर सकता है। ये मिसाइल डुअल सीकर मोड में भी काम करने वाला है, जिसमें लेजर गाइडेंस के साथ इनफेट का कॉम्बिनेशन मौजूद होने वाला है। साथ ही इसमें प्रोग्रामेबल एंगल भी मौजूद होने वाला है, जहां पर ये 30 डिग्री सैलो एंगल से लेकर 60 डिग्री या उससे भी ज्यादा स्टीफ एंगल पर अटैक कर सकता है, जो कि बंकर बस्ट रोल के लिए काफी ज्यादा सुइटेबल होने वाला है। अगला अपडेट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL की तरफ से है। रिपोर्ट्स के मुताबिक HAL के चेयरमैन डॉक्टर DK सुनील की तरफ से हाल ही में ही NDTV को बात बताया गया है कि तेजस मार्क 1 से अस्त्र मार्क 1 बियॉन्ड विजुअल रेंज की मिसाइल का टेस्ट सफल नहीं हुआ है, और ये टेस्ट फेल होने का जो सबसे बड़ा कारण अभी पाया गया है वो सॉफ्टवेयर इशू पाया गया है। यह टेस्ट मार्च 2025 में उड़ीसा की चांदीपुर में मौजूद इंटीग्रेटेड टेस्ट ट्रेन से कंडक्ट किया गया था, जो कि इनिशियली सफल हुआ था या नहीं ये तो क्लियरली बताया नहीं गया था, लेकिन अभी ये बात क्लियर हो गया कि इस ट्रायल के दौरान रडार और मिसाइल के इंटीग्रेशन में कुछ गड़बड़ी पाई गई थी, जिसके कारण से मिसाइल एक्सपेक्टेड तरीके से टारगेट को हिट नहीं कर पाया था। फिलहाल तेजस मार्क 1 में एल्टा सिस्टम की तरफ से सप्लाई किए गए ELM 2052 AESA रडार का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि एक एडवांस एक्स बैंड रडार है, और ये रडार मल्टी टारगेट ट्रैकिंग, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से बचाव और लॉन्ग रेंज डिटेक्शन में मदद कर सकता है। लेकिन अभी इसको अस्त्र मिसाइल की गाइडेंस सिस्टम के साथ परफेक्टली ट्यून नहीं किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक अस्त्र मिसाइल की टेस्ट फेल होने के पीछे ऑनबोर्ड रडार सॉफ्टवेयर में कुछ मॉडिफिकेशन और ट्यूनिंग इशू को नोटिस किया गया, जो टाइमली वहां पे कंप्लीट नहीं किया गया था। HAL की तरफ से इस बात को भी स्पष्ट किया गया कि यह फेल्ड टेस्ट किसी डिजाइन फ्लॉ की वजह से नहीं हुआ था, बल्कि इंटीग्रेशन और सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन के कारण की वजह से हुआ था, जिसे अभी सॉल्व करने की कोशिश किया जा रहा है। HAL की तरफ से भी बात कंफर्म किया गया कि अस्त्र मार्क 1 मिसाइल का टेस्ट इसी महीने यानी सितंबर में दोबारा करने की कोशिश किया जा रहा है। अगर ये टेस्ट सफल हो जाता है तो अभी तेजस मार्क 1 को इंडियन एयरफोर्स की नंबर 18 फ्लाइंग बुलेट स्क्वाड्रन में इंडक्ट करना स्टार्ट किया जाएगा। HAL की तरफ से यह भी कहा गया कि मार्च 2026 तक इंडियन एयरफोर्स को भी 12 एयरक्राफ्ट को डिलीवर करने का प्लान किया जा रहा है, और उसके बाद हर साल 30 एयरक्राफ्ट को बनाने का प्लान किया जा रहा है, जिनको इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर किया जाएगा। अब अस्त्र मार्क 1 तेजस का मेन BVR मिसाइल अभी के लिए होने वाला है, जो कि फ्यूचर में अस्त्र मार्क 2 और मार्क 3 जैसे मिसाइल को तेजस में इंटीग्रेट करने का रास्ता ओपन करने वाला है। और अभी अगर अस्त्र मिसाइल को सही तरीके से तेजस में इंटीग्रेट नहीं किया जाता है तो तेजस मॉडर्न फाइट में किसी भी सेम स्टैंडर्ड के एयरक्राफ्ट का सामना नहीं कर सकता है। अगला अपडेट एमका यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को लेकर है। ये भारत का 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट है, जिसे एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड साथ मिलकर डेवलप कर रहे हैं।
इसको स्पेशली चाइना के J-20 और अमेरिका की F-35 जैसे फाइटर जेट को टक्कर देने के लिए डिज़ाइन किया जा रहा है। लेकिन अभी भारत के सामने MCA को लेकर एक मेजर प्रॉब्लम सामने आने वाली है और वो MCA की रडार क्रॉस सेक्शन को लेके होने वाली है, जिसे सीक्रेट रखना भारत के लिए अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होने की उम्मीद किया जा रहा है, क्योंकि भारत को एडवांस रडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के कई सिस्टम को हासिल करने के लिए फॉरेन कंपनीज के ऊपर डिपेंड करना पड़ रहा है। इसके अलावा अभी MCA की प्रोडक्शन को सिर्फ HAL ही नहीं करने वाला है, बल्कि अभी एक कंसोर्टियम को फॉर्म करने का फैसला किया गया है, जिसमें मल्टीपल इंडियन प्राइवेट सेक्टर कंपनी शामिल होने वाले हैं, जो कि MCA की मैन्युफैक्चरिंग में डायरेक्टली इन्वॉल्व होने वाले हैं। तो ऐसे कंडीशन में MCA की टेक्नोलॉजी को सेफ रखना अभी और भी ज़्यादा चैलेंजिंग होने की उम्मीद किया जा रहा है। खास करके MCA की रडार क्रॉस सेक्शन, जो कि किसी भी स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है, इसे सेफ रखना सबसे ज़्यादा जरूरी होने वाला है। प्रीवियसली हमने देखा कि गवर्नमेंट सेक्टर में भी मल्टीपल टाइम हनी ट्रैप केस सामने आया था, जिसमें ब्रह्मोस मिसाइल तक की डाटा भी लीक होने की बात सामने आई थी। तो अभी MCA की टेक्नोलॉजी को प्रोटेक्ट करना अभी उससे भी ज़्यादा ज़रूरी हो सकता है, और इसके लिए अभी मल्टी लेवल की सिक्योरिटी रोड मैप को सेटअप करने की ज़रूरत पड़ सकती है। MCA का स्टेल्थ फीचर खास तौर पर चाइना के J-20 और पाकिस्तान के चाइनीज सप्लाइड एयर डिफेंस सिस्टम के खिलाफ काफ़ी ज़रूरी होने वाला है। और अगर MCA की रडार सिग्नेचर लीक हो जाता है तो दुश्मन उसका काउंटर मेजर सिस्टम बनाकर भारत की एयर सुपीरियरिटी को चैलेंज कर सकते हैं, और इसके लिए अभी MCA की रडार क्रॉस सेक्शन को सीक्रेट रखना भारत की रीजनल सिक्योरिटी के लिए बहुत ही क्रिटिकल होने की उम्मीद किया जा रहा है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।